हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी लैंग्वेज में। तो पहले हमने एरे को पढ़ा था। एरे भी वन टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को। अब एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो उस चीज़ को जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे क्या होता है? तो एरे ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स होता है, बट सेम टाइप का। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम जब एरे क्रिएट करते हैं तो अब उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं इंटीजर, और फिर हम ARR और ब्रैकेट लिखते हैं। तो वहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं ना। वहाँ पे हम ओनली इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप क्या दिया था, इंट। फिर हम जब फ्लोट डिफाइन करेंगे तो फ्लोट ही डाल सकते हैं। मतलब कि डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम डेटा टाइप। और array can be used to represent a group of data items that belongs to the same type, such as integer or float. However, we cannot use an array if we want to represent a collection of data items of different type using a single name. मतलब कि मुझे एक नाम से कोई डेटा आइटम क्रिएट करनी है जो क्या कर सके कि वो इंटीजर का भी डेटा ले सके, फ्लोट का भी ले सके, डबल का भी ले सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस चीज़ को हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में हम कुछ डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने यहाँ पे कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एक एग्जांपल दिया है। लेट्स से मेरे पास एक टाइम है, तो टाइम में हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। एक तो हमारा सेकंड हो गया, एक मिनट हो गया, और एक आवर हो गया। ऐसे एक बुक होती है, तो बुक में हम क्या क्या डाल सकते हैं। एक ऑथर हो गया, एक टाइटल, एक प्राइस, ईयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that allows you to group together variables of different data type under a single name। मतलब कि हम एक सिंगल नेम से मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम है, तो टाइम हमारा सिंगल नेम हो गया, बट उसमें क्या क्या आ गया, सेकंड भी आ गया, मिनट भी आ गए, और आवर भी आ गए। अब तीनों इंटीजर में है वो बात अलग है, बट इसके नीचे का बुक का एग्जांपल ले लो। अब बुक में ऑथर, ऑथर मतलब नेम हो गया, तो मतलब वे स्ट्रिंग, टाइटल भी एक स्ट्रिंग, प्राइस, प्राइस एक इंटीजर हो गई, ईयर्स भी एक इंटीजर हो गया। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप के सिंगल नेम से उसको क्रिएट कर सकते हैं। दिस मेक इट इजियर टू ऑर्गेनाइज और मैनेज रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ आया कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे डेटा तो को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक सिंगल नेम से उसको यूज भी कर सकते हैं। मतलब कि प्राइस पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर बनाए कैसे, यही चीज मेन। स्ट्रक्चर हम बनाए तो बनाए कैसे? तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का। फिर स्ट्रक्चर का नेम आएगा, फिर मेंबर आ जाएंगे, डेटा टाइप 1 मेंबर 1 और डेटा टाइप 2 मेंबर 2। अभी इसमें तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि एक सिंपल कोड है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कोड करके सिखाऊंगा। तो चलो हम कोड करते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने बॉयलर कोड को लगा देता हूँ। ओके, हैज इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन रिटर्न 0 और खत्म। ये अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यूज करूंगा एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का, और स्ट्रक्चर का नेम इधर आएगा। स्ट्रक्चर का नेम में क्या रखूंगा, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाता हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर
तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है? ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स मुझे कुछ भलता भलता ही दिखाएगा। ओके, इमेजेस। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिखा रहा हूँ। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ होता है उसकी जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम एज अ रियल पार्ट्स कह सकते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है जो इमेजिनरी पार्ट होती है। अगर हम अंडर रूट -1 लिखना चाहते हैं, अगर हम अंडर रूट -1 लिखना चाहते हैं तो वो तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया। हम अंडर रूट -1 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम उसको ग्राफ पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है जहाँ पे हम उसको आयोता के टर्म्स में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे I² = -1 है। अब मैं इसको रूट करूँगा तो I = अंडर रूट -1 होगा। तो यहाँ पे जब हमें -1 को यूज़ करना होता है तो अब हम उसकी जगह आयोता को यूज़ करते हैं। तो मुझे इस Z = a + IB जैसा एक टर्म मिलता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। और जब इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? mod ऑफ Z = √a² + b² आएगी। ठीक है, तो जो ये हमारा a है ये रियल पार्ट होता है, और हमारा आयोता के साथ जो वेरिएबल होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये आर्ग्यूमेंट z क्या होता है? तो आर्ग्यूमेंट z बेसिकली कुछ नहीं होता है कि हमने यहाँ पे लेट्स से कोई a, b पॉइंट ले लिया। अब a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, लेट्स से हमने 5 + 4i ले लिया। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बना ही पढ़ा रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कह सकते हैं। तो 5 + 4i मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे इस पर प्लॉट करना है तो 5 x से 5 लाएंगे और y से 4 लाएंगे, तो 5, 4 इधर मिल जाएंगे। तो उसको हम z = a + ib के फॉर्म में दिखा देंगे। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, ज़्यादा जूम हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 + 4i इधर को डिफाइन कर सकता हूँ। अब मुझे 0,0 से इसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो कितने एंगल पे ड्रॉ होगी, मतलब कि रियल पार्ट्स की लाइन से कितने एंगल पे ड्रॉ होगी? तो उस चीज़ की वैल्यू को हम निकालने के लिए थीटा = tan इनवर्स b/a, क्योंकि b और a आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस थ्योरम से tan इनवर्स b/a से हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस थीटा की वैल्यू को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई tan इनवर्स b/a लेते हैं। अब ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर सम, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करने के लिए हम रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलता है रियल पार्ट का सम और इमेजिनरी पार्ट का सम। देखो यहाँ पे सम किया गया है, तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि एक C1 है और एक C2 है। अब मुझे इन दोनों का सम करना है, तो मैं पहले रियल पार्ट और रियल पार्ट का सम करूंगा, मतलब कि 5 - 2 कितने हुए? 3। और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम करोगे तो -4 + 6 कितने हुए? 2। तो 3 + 2i, ऐसे हम सम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट करने के लिए हम इसको इसके साथ गुनेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने गलती की है। तो 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, फिर 5 को 6 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, -4 को -2 के साथ करेंगे तो ये कितना हुआ? 8। तो +8i, और -4 को 6 के साथ करेंगे तो -24i²। बट i² की वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 होती है, तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे +24 आए हो गया। तो -10 + 24 कितने हुए? -10 + 24 हुए 14, और 14 + 38 आई। तो हम यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सम का कोड लिख के आपको सिखाता हूँ कि सम स्ट्रक्चर की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाया,
आई होप आपने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, और नहीं समझा तो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोडिंग में यूज़ करेंगे ही। तो मैं यहाँ पे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ होती है, एक रियल और एक इमेजिनरी। मैंने आपको सिखाया, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ही बना देता हूँ, और दीज आर इमेजिनरी, IMG लिख देता हूँ। ओके, अब जब हमें स्ट्रक्चर बनाना तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर उसका नाम आएगा, फिर उसके अंदर जो डेटा टाइप हो गए वो भी आएंगे। अब मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, डबल भी कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी, बट मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे इंटीजर लिखना चाहूँगा। ठीक है, और जब ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो तो उसके बाद एक सेमीकोलन आना इम्पोर्टेंट है। जब आप सेमीकोलन नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एरर शो होगी। देखो, थोड़ी देर में रेड लाइन आ जाएगी। अगर रेड लाइन तो मुझे यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा। ओके, अब मुझे स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए एक नेम देना पड़ेगा उसको। तो मैं यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना देता हूँ। इंस्टेंस मतलब कि एक कॉपी बना देता हूँ, जो कॉपी को हम यूज़ करेंगे। कॉपी C1, C2 और C3। मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, C1, C2 और C3। तो इस तरह हम इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर का नेम आएगा, और जितनी भी हमें कॉपी बनानी है उस वेरिएबल का नेम। अब इस कॉपी की मदद से हम इसके डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ C1 की, जो रियल पार्ट की। अब इस तरह हम जो हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल है, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल है रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसके वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डॉट ऑपरेटर की मदद से हम स्ट्रक्चर के जो हमारे वेरिएबल्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे C1 डॉट रियल किया, तो मतलब कि हम इस रियल पार्ट को एक्सेस करेंगे। अब रियल पार्ट को एक्सेस करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे 12, और इसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, 13। लेट्स मैंने यहाँ पे 13 डाल दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट है %d प्लस, ओके, प्लस %di, ओके, आयोटा। और यहाँ पे मैं डालूंगा C1 डॉट रियल और C1 डॉट इमेजिनरी। कंट्रोल S से सेव करूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो मुझे अपना आंसर यहाँ पे मिलेगा 12 + 13i। तो इस तरह हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं इसको सम करवाना चाहता हूँ, तो सम करवाने के लिए मैं और एक C2 बना लूँगा, जो C2 का रियल पार्ट है। अब C2 एक कॉपी है, याद रखना C2 एक कॉपी है। तो C2 का जो रियल पार्ट है मैंने यहाँ से ऐसे डाल दिया 5, और C2 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू को मैंने डाल दिया यहाँ पे 6। ओके, अब ये दोनों सेम नहीं है, ये C1 डॉट रियल है और ये C2 डॉट है, मतलब कि ये C1 का रियल नंबर है और ये C2 का रियल नंबर है। इस लाइन का मतलब ये होता है। और मुझे यहाँ पे सम करवाना है C3 में, तो C3 का जो डॉट रियल पार्ट होगा, उस C3 का रियल पार्ट को मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, कि जो हमारा C1 का रियल पार्ट होता है उसके प्लस कर दो C2 का रियल पार्ट। मैंने आपको सिखाया था कि रियल पार्ट और रियल पार्ट का सम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल D करके यहाँ पे इमेजिनरी कर देता हूँ। ओके, मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करूँगा। अल्ट दबा के हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एक और कर्सर आ जाएगा, और फिर इसको मैं रियल के हटा के IMG कर देता हूँ और कंट्रोल S से सेव करूँगा। अब मैं यहाँ पे C3 का रियल पार्ट और C3 का इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट करवाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे इसका सम मिलेगा। तो इसके थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको कॉपी करेंगे। मैं जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, फिर एक प्लस और कंट्रोल V, और इसके इक्वल्स टू एक और ब्रैकेट और कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे मैं डाल दूंगा C1 का रियल प्लस C2 का रियल और C3 का रियल। कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V और एक बार कंट्रोल V। ओके,
यहाँ पे C1 आएगा और यहाँ पे भी C1 के। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोरिंग टास्क कर रहा हूँ, बट प्लीज़ पेशेंस बनाए रखे। यहाँ पे भी C2 आ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया C3। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो मुझे C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3 प्रिंट करता हुआ। ओके, मैंने सेव नहीं किया है, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। तो देखो 12 प्लस 13i प्लस 5 प्लस 6i इज इक्वल टू 17 प्लस 19i, मतलब कि 12 और 5 का सम करेंगे 17 आएगा और 13 प्लस 6 का सम करेंगे 19 आएगा। अब हम एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ पे एक और, हम जितने चाहे उतना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ला लूँगा पर्सन नाम, पर्सन से, और पर्सन का यहाँ पे मुझे आ जाएगा इसका नेम, मतलब कि कैर नेम। अब नेम एक स्ट्रिंग होती है तो मुझे यहाँ पे इसकी साइज डिफाइन करनी पड़ेगी 20, और इसकी इंटीजर एक एज आ जाएगी। ओके, और इस पर्सन का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब इस पर्सन का वेरिएबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन P1 कॉमा P2। अब P1 की जो नेम है, P1 का जो नेम है, उस P1 के नेम को मैं क्या करूँगा, कुछ भी डाल दूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा नाम ऋषि। ओके, और P1 की एज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा 20। ओके, और इसी का P2 डॉट नेम, यहाँ पे मुझे रेड लाइन क्यों दिखा रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू। ओके, मॉडिफाइड एल वैल्यू का मतलब ओके, P2 का जो नेम होता है, P2 के नेम को मैं डालूंगा यहाँ पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, मैंने लेट्स से डाल दिया प्रेम। ओके, और P2 डॉट एज, P2 डॉट एज, और P2 डॉट एज को मैं डाल दूंगा यहाँ से 23। ओके, अब नेम हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे हम ना इस नेम वेरिएबल को ऐसे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो सी लैंग्वेज होता है उसमें हमारा जो स्ट्रिंग मेथड होता है, मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, वो इनम्यूटेबल होता है, मतलब कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे इसका नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे strcpy फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। strcpy फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। मैंने आपको सिखाया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि strcpy फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि p1 डॉट नेम में हम इस नाम को कॉपी कर देंगे। अब strcpy फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसकी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड string.h। ओके, स्ट्रिंग एस कैपिटल और .h। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और नीचे इस strcpy को कॉपी करके, ओके, मैं strcpy को कॉपी नहीं करूँगा, यहाँ पे सीधा strcpy स्ट्रिंग कॉपी, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा P2 डॉट नेम। ओके, इधर को इसको डिलीट कर देता हूँ, P2 डॉट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन और कंट्रोल एस। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज एस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखा दूँ, नेम। ओके, परसेंटेज एस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P1 डॉट नेम, P1 डॉट नेम, और एक बैकस्लैश n, और यहाँ पे मैं डालूंगा एज परसेंटेज डी P1 डॉट एज, कंट्रोल एस। ओके, कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पे P2 कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं P2 कर दूंगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे
अपना आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके कि मैं थोड़ी सी गड़बड़ करी, मैं यहाँ पे आगे भी एक बैकस्लैश एन डाल देता हूँ, बैकस्लैश एन, और यहाँ पे भी एक बैकस्लैश एन, कंट्रोल एस से जेव करूँगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया। अब मुझे देखो यहाँ पे हमारे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो प्रिंट हुआ, और दूसरे में हमारा जो नेम और एज प्रिंट हुई। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। सी लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि एक प्रोसीजर पे काम करती है, वर्क करती है। तो हम यहाँ पे क्लास नहीं बना सकते। अब अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि क्लास क्या होता है, जो पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक कॉपी होती है। इसी तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी काम करता है। स्ट्रक्चर एक हमारी ब्लूप्रिंट है, और स्ट्रक्चर का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे P1 और P2 बनाया है, और ये P1 और P2 क्या होती है, हमारी एक कॉपी होती है। तो स्ट्रक्चर और क्लास सिमिलर टाइप है, एक दूसरे के पर्यायी है, मतलब कि सेम सेम होते हैं। अब सी लैंग्वेज में क्लासेस नहीं बना सकते हम, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम क्या सीखेंगे, वहाँ पे हम यूनियन को बारे में सीखेंगे। हमने आज के इस वीडियो में स्ट्रक्चर सीखा, इसके बाद के वीडियो में हम यूनियन सीखेंगे, और उसके बाद के वीडियो में हम इन्यूमरेशन सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।